वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो इस वीडियो में ग्रुप 16 के हम लोग एनसीईआरटी के हाइलाइट्स देखेंगे। तो बहुत छोटा सा वीडियो होगा, इसमें एक वर्ड एनसीईआरटी के जितने भी दे रखे हैं उसको डिटेल में देखेंगे। तो पहले टोटल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम और लिवरमोडियम, ये सारे एलिमेंट जो है हमारे हैं ग्रुप 16 के। तो देखो, इसको हम लोग बोलते हैं चैल्कोजन। चैल्कोजन इसलिए बोलते हैं बिकॉज ग्रीक वर्ड में चैल्कोजन का मतलब होता है ब्रास। ठीक है, बस ऐसे समझ लो कि हाँ इसको चैल्कोजन बोलते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है ऑकरेंस, कि जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं उनके ऑकरेंस कहाँ पे, कौन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो पहले देखते हैं ऑक्सीजन के। देखो, आप ग्रुप 13 पर होगे, ग्रुप 14 पर होगे, तो वहाँ पे हर जगह अर्थ क्रस्ट के अंदर सबका अबंडेंस का परसेंटेज दे रखा है। वहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज दे रखा था 45.5%, यहाँ पे है 46.6%। तो क्लास 11th में ये दे रखा है और क्लास 12th वाले में ये दे रखा है। हम दोनों को याद कर लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी अर्थ क्रस्ट के अंदर परसेंटेज वाले हैं इनको याद कर लो, क्योंकि ये सारे आपके क्लास 11th और 12th को टोटल मैंने ऐड करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है ऑक्सीजन का परसेंटेज अर्थ क्रस्ट के अंदर। और फिर ईयर के अंदर, ड्राई ईयर के अंदर जो है वो 21% के अप्रॉक्स है। फिर सल्फर जो है इसका अर्थ क्रस्ट के अंदर अबंडेंस है हमारा 0.03 टू 0.1%। ठीक है, तो ये मैंने सब यहाँ पे लिख रखा है, इसको याद कर लेना। फिर सल्फर जो है उस सल्फेट के फॉर्म में और सल्फाइड के फॉर्म में भी पाया जाता है। सल्फेट कौन कौन से सल्फेट है, तो जिप्सम हो गया, इप्सम साल्ट हो गया और बेरिट हो गया। फिर सल्फाइड जो है हमारे किस किस सल्फाइड, देखो मेटलर्जी चैप्टर रिमूव हो गया है, उसमें हमको पढ़ना था गैलेना के बारे में, जिंक ब्लेड के बारे में और कॉपर पायराइड के बारे में। तो अब मेटलर्जी तो याद नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट इतना याद कर लो कि कौन कौन से सल्फाइड ओड हैं। तो गैलेना हुआ, जिंक ब्लेड हुआ और कॉपर पायराइड हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है कि सेलेनियम और टेलोनियम, ये जो दोनों अपने हैं ये सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। पोलोनियम जो है ये डीके, ठीक है, ये थोडियम के और यूरेनियम मिनरल के डीके से फॉर्म होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सब लोग याद कर लेगा, लेकिन ये आप ये याद कर लो कि पोलोनियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो किसके किसके डीके से होता है, तो थोडियम के डीके से और यूरेनियम के डीके जो होता है ना, रेडियो एक्टिव डीके, उससे पोलोनियम का फॉर्मेशन होता है। अब जो हमको पढ़ना है लिवरमोडियम। देखो, जो एनसीईआरटी में जिसका भी ये सब मेंशन कर रखा है कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, तो ये जो है याद कर लो आप कि एटॉमिक मास नंबर और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैच द फॉलोइंग में वैसे क्वेश्चन आते हैं, तो याद कर लो। ठीक है, और ये भी हम लोगों ने पिछले ग्रुप के अंदर भी पढ़ा हुआ था कि इन सब का जो है लाइफ स्पेन बहुत शॉर्ट होता है और इसीलिए ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, क्योंकि हाफ लाइफ ही बहुत कम है इनका, तो बहुत जल्दी ये डिग्रेड कर जाएंगे। ठीक है, अब जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी ऑर्डर देखते हैं। देखो, तो पहले जो मेरे रेडियस है कोवेलेंट रेडियस और आयोनिक रेडियस, तो सिंपल सा है कि हाँ डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये इंक्रीज करेगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं कर रहा, सिंपल देख लो। आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये जो है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे एरो दिखा रखा है कि यहाँ किस साइड ये इंक्रीज कर रहे हैं। तो आयनाइजेशन सिंपल है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेरे इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर पाएगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाएगा। अब देखो डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये सिंपल है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तीनों इंक्रीज करेगा। लेकिन आप एक बस स्पेशल ट्रेंड ये देख लो कि पोलोनियम का जो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टेलोनियम से कम होता है। इंक्रीज करना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैंने इसको अलग से नोट करके आपको नहीं दिया है, आप खुद से इसको नोट कर लो। सिंपल सा ट्रेंड है, मैंने तो खुद ऐसे ही याद किया था, आप भी ऐसे याद कर लो। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होता है, लेकिन सबसे जो लोवेस्ट होता है वो हमारा ऑक्सीजन का होता है। तो ये अच्छे से याद करो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है सबसे, मतलब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, लेकिन पहला वाले का ही सबसे कम होता है, तो ऑक्सीजन का कम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में भर भर के क्वेश्चन मिल जाएंगे इसे। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अभी के अभी याद कर लो, ऑक्सीजन का सबसे कम होगा और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेरा डिक्रीज हो ही रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिंपल है, NH2 NP4 होगा। एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, अब देखो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सबसे ज़्यादा जो है फ्लोरीन का है, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन। तो आप इसको फोकलन ऐसे ही याद कर सकते हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इसका है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, लेकिन जो हम ग्रुप 15 में पढ़ के आए थे कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रुप 15 के अंदर
एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल होते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 का ज़्यादा होगा हमारा इस ग्रुप 16 से। क्यों हो जाता होगा? बिकॉज ग्रुप 15 के अंदर जो है वहाँ पे होता है ना NP3 होता था, यानी कि जो पी ऑर्बिटल है मेरा वो हाफ फील्ड होता था। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता था बिकॉज ऑफ द हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। सिंपल सा इसका असर्शन इंजन क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन आ सकता है, तो अब इसको याद कर लो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है डाउन ग्रुप जाएंगे तो हमारा यहाँ पे मैंने अच्छे से लिख रखा है डिक्रीज करेगा, लेकिन ऑक्सीजन का जो है कम होगा। अब रीज़न यहाँ पे दे रखा है क्यों कम होगा, बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम का जो है मेरा बहुत ही कॉम्पैक्ट नेचर होता है, इसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम हो जाएगा, लेस निगेटिव होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की बात करें तो सिंपल सा है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जो है मेरा डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको बार बार मिल जाएगा कि ग्रुप 16 का मेरा इलेक्ट्रॉन जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये कम होता है ग्रुप 15 के कंपेरिजन में, क्योंकि ग्रुप 15 में जो है NP3 होता है। अगर आप बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बोर्ड्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, लेकिन अब तो भी रिमूव हो गया NCERT से, तो आप नीट के लिए देख लो कि क्योंकि ग्रुप 15 में जो है एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल है, इसी के लिए ही इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है ग्रुप 16 से। ठीक है, नेक्स्ट है अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सिंपल है कि ऑक्सीजन और सल्फर जो है ये नॉन मेटल पे है, सेलेनियम टेलुनियम जो है और ये मेटलॉइड है, और पोलोनियम जो है ये मेटल है। तो यहाँ पे वही देखा कि ऑक्सीजन और सल्फर जो है नॉन मेटल में आते हैं, सेलेनियम और टेलुरियम ये मेटलॉइड में आ जाएंगे, और पोलोनियम जो है मेटल में आ जाएंगे। ठीक है, और जो पोलोनियम है हमारा ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि इसका हाफ लाइफ दे रखा है और ये शॉर्ट लिव्ड होता है, जल्दी से ही डिके कर जाता है। अब यहाँ पे देखो ये लाइन देखा कि ऑल दीज एलिमेंट एग्जिबिट एलोट्रॉपी। ये ग्रुप हमारे जो 15 पढ़े थे उसमें भी था कि एलोट्रॉपी शो करता है, यानी कि आपस में ही कंबाइन करके मैंने यहाँ पे नोट भी किया है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जैसे कि कार्बन के अंदर पढ़ा था, कार्बन के अंदर ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, बकमिस्टरफुलनेस हो गया, ये सब क्या है कार्बन के एलोट्रॉप्स है। ठीक है, वैसे ये भी फॉर्म करते हैं, हमको सब नहीं पढ़ना अभी। यहाँ पे देखें कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, हमने देख लिया अभी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन लिख रखा है, अगर आप पीछे आओगे इस ध्यान से देखो तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर ऑक्सीजन और सल्फर का कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है। यहाँ पे ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 55 था, यहाँ पे 393 हो गया, तो बहुत ज़्यादा जंप किया। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का 90 था और सल्फर का जो है हमारा 718 है, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया। ये इतना ज़्यादा इंक्रीजमेंट क्यों हुआ, इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, जो लार्ज डिफरेंस है हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, जो क्यों है बिकॉज एटोमिसिटी का डिफरेंट है। ऑक्सीजन जो है डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और जो सल्फर जो है ये पॉली एटॉमिक S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इस सर्सन जो क्वेश्चन बहुत अच्छा आ सकता है कि क्यों जो है हमारा इतना लार्ज दोनों का वैल्यू दे देंगे आपको, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का, ऑक्सीजन का और सल्फर का, फिर पूछेंगे इतना लार्ज डिफरेंस क्यों हुआ। तो आपको बताना होगा कि ऑक्सीजन जो है डाई एटॉमिक है और S8 जो है सल्फर जो है ये पॉली एटॉमिक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमको पढ़ना है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीजन का जो है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 होता है, लेकिन OF2 के अंदर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिख रखा है, OF2 और O2F2। जो होता ये है कि यहाँ पे फ्लोरीन जो है मोर निगेटिव हो गया। तो हम जब हम रेडॉक्स के अंदर पढ़े थे कि जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं तो मोर निगेटिव वाले को माइनस साइन देते हैं और लेस निगेटिव वाले को प्लस साइन देते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे +2 होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन +1 होगा। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो डाउन दी ग्रुप जाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, पोलोनियम डाउन दी ग्रुप जाएंगे तो -2 का स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज़ करेगा, +6 का स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करेगा और +4 का स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करेगा। अगर आप इतना पीरियड टेबल पढ़ चुके हो तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि -2 डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, बिकॉज डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। तो नेगेटिव वाला क्यों कम हो रहा है तो पता चल गया। यहाँ पे हम NCERT में पढ़ेंगे फिर डिटेल में। +6 क्यों डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इनर्ट पे इफेक्ट लगता है, ग्रुप के ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, यानी कि +4 जो है स्टेबल होगा। ठीक है, तो वहीं देखा यहाँ पे कि सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम जो है ये मेरे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ जो करते हैं +6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखा है कि दी स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप और +4 का स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे 2 कम जो है यहाँ पे स्टेबल होगा, जो कि +4 है।
तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अब है कि ऑक्सीजन जो है हमारा एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है। तो सबसे पहले समझो कि शो क्यों करता है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। ऑक्सीजन का जो है साइज बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से ये बहुत ही एनोमलस बिहेवियर शो करता है। उस एनोमलस बिहेवियर में सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है कि जो H2O है, जिसमें यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चंस नीट में बहुत इजीली मिल सकते हैं कि जो एनोमलस बिहेवियर है उसका ऑक्सीजन का, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि H2O जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, H2S जो है शो नहीं करता है। तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, इसको क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा इसके ऊपर कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसलिए इसका कोवैलेंसी जो है मैक्सिमम 4 हो सकता है। अपना ये कोवैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, 4 से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हम एक एक करके रिएक्शन पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन से अगर हमारे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा। तो H2O, H2S, H2AC, H2TE इनका फॉर्मेशन होगा। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि साइज इंक्रीज़ करेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करेगा, तो उतना ही ईजिली ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो जितना ईजिली हाइड्रोजन लूज़ करेगा उतना ही ये एसिडिक होगा, उतना इसमें रिड्यूसिंग पावर होगा। और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो भी डिक्रीज़ करेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करेगा और बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ करेगा। तो ऐसे ही आप सबको एक दूसरे से लिंक करके याद कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है इसमें। ठीक है, हमने पिछले ग्रुप में बात किया था। अब देखो यहाँ पे देखा कि ऑल हाइड्राइड्स एक्सेप्ट दी वाटर। ठीक है, मतलब ये है कि वाटर को छोड़ के H2O को छोड़ के सब में रिड्यूसिंग पावर होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे ये हाइड्रोजन इजीली लूज़ करेंगे। तो मैंने ये सब कुछ यहाँ पे देखा कि बस इसको आप अच्छे से याद कर लो तो आपका अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे डाटा दे रखा है उसमें सेम सब कुछ सेम है, बस आप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को ध्यान से देखो। डाउन द ग्रुप आएंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन सबसे जो हाईएस्ट होगा ये H2O का होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि H2O का हाईएस्ट क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लो। बाकी सब ऑर्डर तो सेम है, आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला इंपॉर्टेंट है कि डाउन द ग्रुप आएंगे तो मेरा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा, लेकिन सबसे हाईएस्ट इसका होगा फर्स्ट का होगा जो ऑक्सीजन वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको डाटा मिल जाएगा कि जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो H2O और H2S का निगेटिव होता है। ठीक है, सबका यहाँ पे पॉजिटिव होगा, लेकिन H2O और H2S का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये था मेरा कि हाइड्रोजन से कैसे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे। अब हमको पढ़ना है कि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिएक्ट करते हैं और 2 टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, EO2 और EO3। ई यहाँ पे कोई भी ग्रुप 16 का मेटल हो गया, तो EO2 और EO3 टाइप के फॉर्म करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों, देखो मैंने यहाँ पे फिल्टर कर लिख रखा है, इसको आप समझ लो तो ये आपके तुरंत क्लियर हो जाएंगे। EO2 और EO3 जो है एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है जनरली एसिडिक होते हैं। जो ऑक्सीजन रिजेक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो ओजोन बनेगा जो कि गैसियस होता है। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो SO2 फॉर्म होगा जो कि गैसियस होता है। और सेलेनियम जो फॉर्म करेगा ACO2 जो कि सॉलिड होता है। तो यहीं पे देखा ओजोन, सल्फर, ये दोनों गैसियस हो गए, SO2, और जो सेलेनियम ऑक्साइड है ये सॉलिड फॉर्म में होगा। अब देखो जो सबसे बेस्ट लाइन आपको ये वाला मिलता है, इसको अच्छे से नोट कर लो कि जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है डाइऑक्साइड का वो डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज़ करेगा। देखो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूँ कि जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ऑक्सीजन को ईजिली रिलीज़ करेगा। ठीक है, जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो उतना ही ईजिली कोई ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। तो जो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है वो उतना अच्छा उसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो वही है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करेगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम हो जाएगा। इसीलिए SO2 जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है और TeO2 टेल्युरियम ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि बहुत ईजिली ये ऑक्सीजन रिलीज़ कर देगा। तो ये वहीं पे दे रखा था। और ये सब कुछ एसिडिक होंगे। एसिडिक क्यों है, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इसीलिए एसिडिक इन नेचर होंगे। ठीक है, अब लास्ट यहाँ पे दे रखा कि हैलोजन के ऊपर कि जब मेरे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैलोजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे। देखो ये फॉर्म करेंगे EX6, EX4 और EX2। तो मैंने इसको अलग से यहाँ पे लिख रखा है, इसको आप समझ लो तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। देखो अगर ये EX6 फॉर्म करते हैं यानी कि हेक्साहाइलाइड, टेट्राहाइलाइड और डाइहाइलाइड।
ठीक है, ये फॉर्म करते हैं। अगर यहाँ पे बात करें पूरे के पूरे हेक्साइलाइड में जो सबसे स्टेबल फॉर्म है मेरा वो है EF6, ठीक है, यानी कि हेक्साफ्लोराइड हम अभी पढ़ेंगे भी। हेक्साफ्लोराइड ही हमारा स्टेबल होता है, सारे हेक्साहाइलाइड के अंदर हेक्साफ्लोराइड ही स्टेबल होता है, जो कि गैसियस होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो पता होगा कि ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। और SF6 जो है इसमें मोस्ट स्टेबल होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें टेट्राफ्लोराइड की, टेट्राहाइड्राइड में सबसे जो स्टेबल होता है वो टेट्राफ्लोराइड है, EX4 की। तो इनमें जो है SF4 ये गैसियस होता है, सेलेनियम फ्लोराइड जो है ये लिक्विड होता है, और टेरियम फ्लोराइड जो है सॉलिड होता है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, ये देख लो कि हाँ कौन सा कंपाउंड किस स्टेट में लाई कर रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे टेट्राहाइलाइड्स हैं उनके हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो sp3d होगा। sp3d यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। लेकिन अगर एक लोन पेयर आ जाए इसमें, तो अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो तो आपको पता होगा कि ये सीसॉ शेप्ड होता है, ठीक है। sp3d हाइब्रिडेशन है, लेकिन अगर एक लोन पेयर आ जाए तो ये हमारा हो जाएगा सीसॉ शेप। तो ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप जो है वो सीसॉ हो जाएगा। फिर डाइहाइलाइड जो है EX2, इनका हाइब्रिडेशन होता है sp3, और ये टेट्राहेड्रल होते हैं। तो ये है आपके जितने भी हाइलाइट्स का फॉर्मेशन होगा उनका। तो इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम वापस जाके NCERT देखते हैं। तो NCERT में आपका दे रखा है यहाँ पे देखो, तो ये है पहले आपके दे रखे हैं कि हेक्साहाइलाइड में सबसे मोस्ट स्टेबल जो होता है वो हेक्साफ्लोराइड होता है, ठीक है। और ये दे रखा है एक बहुत अच्छा लाइन दे रखा है, इसको नोट कर लो कि द स्टेबिलिटी ऑफ हाइलाइट्स डिक्रीजेज इन ऑर्डर। जो हाइलाइट्स का स्टेबिलिटी है कैसे डिक्रीज करता है, तो सबसे मोस्ट स्टेबल है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ऑर्डर तो बिल्कुल सेम है, लेकिन याद कर लो कि स्टेबिलिटी ऑफ हाइलाइट्स डिक्रीज करता है सेम ऑर्डर में, मोस्ट स्टेबल फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। बस इतना है। बाकी पता ही होगा कि हेक्साहाइलाइड जो है EX6, ठीक, एक्स क्या है यहाँ पे, कोई भी हेलोजन है, तो वो सबसे मोस्ट स्टेबल किसमें कौन होगा, हेक्साफ्लोराइड होगा। हेक्साफ्लोराइड कैसा होता है, गैसियस नेचर का होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। फिर जो मेरे टेट्राफ्लोराइड्स हैं इसमें SF4 गैसियस होता है, SCA4 लिक्विड होता है, और TeA4 सॉलिड होता है। हाइब्रिडेशन sp3d है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। अगर एक लोन पेयर आ गया तो शेप सीसॉ हो गया, हमने देखा हुआ है। अब हम बात करते हैं डाइहाइलाइड की। डाइहाइलाइड देखो, ये यहाँ पे बहुत NCERT में अच्छे से रखा है कि सारे एलिमेंट्स ग्रुप 16 के बस ऑक्सीजन को छोड़ के डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड फॉर्म करते हैं। ऑक्सीजन क्यों नहीं फॉर्म करता, क्योंकि ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो अगर ऑक्सीजन किसी हैलोजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे OF2 है, इसको हम हाइलाइट नहीं बोलेंगे, इसको ऑक्साइड बोलेंगे। जैसे SF2 है, इसको हम हाइलाइट बोलेंगे, लेकिन OF2 को हम ऑक्साइड बोलेंगे। तो वही बात है कि ऑक्सीजन किसी से रिएक्ट करेगा तो हमारा वो ऑक्साइड होगा, ना कि हाइलाइट होगा। तो SF2 है, ये हमारा हाइलाइट होगा, OF2 ऑक्साइड होगा। वहीं सेम दे रखा है कि जो डाइक्लोराइड होते हैं, डाइब्रोमाइड होते हैं, ये डाइहाइलाइड्स हैं, इनका हाइब्रिडेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल होंगे। अब देखो यहाँ पे लाइन दे रखा है, लास्ट लाइन है पूरे चैप्टर का, कि मोनोहाइलाइड्स आर डायमेरिक इन नेचर। कैसे पता करोगे, जैसे S2F2 है, S2Cl2 है, S2Br2 है, तो इन सबको आप डाइहाइड मत बोलना, ये सारे हैं मोनोहाइलाइड जो कि डायमेरिक इन नेचर है, ठीक है। डायमेरिक यानी कि डाइमर फॉर्म किए हुए हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये देखो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, आपके एग्जाम में बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो जो Ac2Cl2 है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 में कन्वर्ट होगा, फिर 0 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि जो हमारे मोनोहाइलाइड्स है डायमेरिक नेचर के होते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन भी ऐसा दे रखा है कि H2S लेस एसिडिक है, H2T सिंपल है कि H2T जो है इजिली हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो मोर एसिडिक होगा। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रखा है कि H2O लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन H2S गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। क्यों, हमने पहले लाइन बोला था कि ऑक्सीजन जो है एनोमलस बिहेवियर शो करता है, और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, इसके कारण से ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। H2S जो है गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। सो यही था, बाकी हमने ये पढ़ लिया कि हेक्साहाइलाइड, टेट्राहाइलाइड, डाइहाइलाइड के बारे में। तो इनके आप हाइब्रिडेशन देख लो, कौन से कंपाउंड किस स्टेट में लाई करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रक्चर देख लो। सो थैंक्स अ लॉट, वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट अब 1 बज के